गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम हमारे चैप्टर पाठ जनसंख्या को हमारे नए पॉइंट जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया से आगे बढ़ाएंगे। जनसंख्या परिवर्तन या उसकी वृद्धि का मतलब है जनसंख्या में बदलाव आना। जनसंख्या में क्या आना? बदलाव आना। या तो जनसंख्या का बढ़ जाना, क्या हो जाना? बढ़ जाना या कम हो जाना। इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये तीन प्रकार हैं जिसकी वजह से जनसंख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। पहला तो है जन्म दर। अब इसको समझ लीजिए आप। जन्म दर क्या होता है? प्रति हजार जो है व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की कुल संख्या। मतलब वो बच्चे क्या होने चाहिए? जिंदा होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? जन्म दर। और इसका उल्टा कर दो, अगर हम जाने कि मृत्यु दर क्या होती है। सेकंड क्या होता है? मृत्यु दर। ये क्या हो जाएगा? प्रति हजार जो है व्यक्तियों के पीछे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसमें मरने वालों की संख्या। ये तो किसकी थी? जीवित रहने वाले बच्चों की संख्या। और वो किस क्या आ जाएगी? मृत जो बच्चों की संख्या है। तो दोनों का इफेक्ट है। अगर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मृत्यु होने वाले बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों में अंतर है। जन्म दर अगर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। और मृत्यु दर ज़्यादा और जन्म दर क्या है? कम है। तो ये जनसंख्या को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। और तीसरा आता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से व्यक्ति का दूसरे स्थान पर पलायन करना या जाना। मान लो भारत का कोई व्यक्ति है, वो अमेरिका रहने के लिए चला जाता है, तो भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये दो प्रकार का होता है। प्रवास कितने प्रकार का होता है? प्रवास दो प्रकार होते हैं इसके। ध्यान रखना है बेटा आपको। ये पहला तो है आंतरिक प्रवास, और दूसरा क्या है? आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है कि देश के आंतरिक भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का पलायन करना। जैसे हरियाणा से यूपी में चला गया, यूपी वाला बिहार में चला गया, बिहार वाला महाराष्ट्र में आ गया, या केरल वाला आंध्र प्रदेश में चला गया। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक पलायन कहते हैं, आंतरिक प्रवास। लेकिन इसका देश की जनसंख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी कि एक देश से दूसरे देश में चले जाएं। अमेरिका का व्यक्ति अगर भारत में आ गया रहने के लिए तो भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर भारत का व्यक्ति अमेरिका रहने चला गया तो भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, परिवर्तित हो रही है। ये तीनों ही कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है या क्या होता है? परिवर्तन होता है। बहुत ही आसान सा जो है टॉपिक है आपका ये, कि मृत्यु दर के अंदर जो परिवर्तन आता है या जो आंतरिक जो प्रवास होता है उसमें कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। उसके बाद में हमारे पास जो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आयु संरचना। आयु संरचना का जो मतलब होता है वो होता है कि जो देश है उसके अंदर भिन्न भिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और जैसे कि मान लो हम ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। कितने वर्ष की आयु तक है? 100 वर्ष की आयु तक। ये हम आंकलन करके चलते हैं, जीवित रहता है। तो भारत में जो व्यक्ति रह रहा है, किसी की उम्र 1 साल है, किसी की 2 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, 60 है, किसी की 70 है। तो उस आधार पर हमने इसको वर्ग बना लिया। आयु संरचना के क्या बना लिए? हमने वर्ग बना लिए, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किस वर्ग के अंदर लोगों की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, किस में कम है, कौन से आत्मनिर्भर है, कौन से दूसरों पे डिपेंडेबल है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि भारत के अंदर बच्चों की संख्या ज़्यादा है या फिर वयस्कों की ज़्यादा है या बूढ़ों की ज़्यादा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान करने के लिए हम आयु संरचना को 3 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। फर्स्ट, बच्चा।
कितना है? 15 वर्ष से कम। 15 वर्ष से कम जितने भी उम्र के लोग हैं भारत में रहते हैं उनको क्या मानते हैं हम? बच्चे। और ये उत्पादनशील नहीं होते। अभी मैं आपको बात कर रहा था कि जो संरचना हमने किस लिए बांटी है कि उत्पादन कौन सा वर्ग करता है, रोजगार का सर्जन कौन करता है। तो बच्चे जो हैं वो रोजगार का सर्जन नहीं करते, उत्पादनशील नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं? दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। इनको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, इनका स्वास्थ्य दूसरे लोग अवेलेबल करवाते हैं। सेकंड हमारे पास आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वयस्क 15 से लेकर के 59 तक, 15 से 59। इसको कौन सा वर्ग बोला जाता है? उत्पादनशील। ये जैविक रूप से क्या होते हैं? प्रजननशील भी होते हैं, जो जनसंख्या में वृद्धि भी करते हैं और रोजगार भी दिलाते हैं। इसको कार्यशील वर्ग बोला जाता है। कई बार आ जाता है कार्यशील वर्ग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो अंतिम हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है वृद्ध, यानी कि बुजुर्ग। और ये कौन होता है? जो 59 वर्ष से क्या होता है? अधिक होता है। और ये भी क्या होते हैं? उत्पादनशील भी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या कर लिया है? अवकाश ले लिया है, जैसे कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। 58 साल की उम्र के बाद सरकार रिटायर कर देती है काम से। तो देखो जरूरी नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे इस उम्र के बाद भी क्या करते हैं? काम करते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। तो अगर हम भारत की जो जनसंख्या की जो संरचना देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सी है? 2 नंबर वाला है, वयस्क है। ये जो संतरी कलर का आपका दिख रहा है, तो 58.7% जो जनसंख्या है भारत की वो क्या है? कार्यशील है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। क्या है? बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है ये भारत के लिए। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आ जाता है लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। और जो भारत का जो लिंगानुपात है वो अभी इक्वल नहीं है कि 1000 जो पुरुष हैं उसके पीछे 1000 महिलाएं, अब तक नहीं है। हालांकि पिछले कई सालों में भारत का जो ग्राफ है वो गिरा है, लेकिन अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। आप देखो 1951 में 946 थी और ये घट करके 1991 में कितनी हो गई थी? 929 हो गई थी। और अब 2011 में कितनी हो गई है? 943 हो गई है, यानी कि बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है वो बहुत कम है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बाद से और हरियाणा का ग्राफ भी जो है वो 900 से प्लस हो गया है। लेकिन किसी टाइम में तो कितना था? 846 तक आ गया था। 1000 जो है पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या हरियाणा में कितनी थी? 846 थी। लेकिन आज ये बढ़ करके 943 के आसपास हो गई है। ये एक बहुत ही जो है खुशी का विषय है हरियाणा के लिए। अब हम भारत की बात करें तो केरल के अंदर सबसे ज़्यादा है, 1000 जो पुरुष है उसके पीछे महिलाओं की संख्या 1084 है। पद्दुचेरी जो है उसके अंदर कितनी है? 1038 है। और दिल्ली के अंदर 866 है। और हरियाणा में कितनी बता रहा है? 877, जो अब बढ़ करके जो है 943 के आसपास हो गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है साक्षरता दर। हम ये भी देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो पहली बात आती है कि साक्षर किसे कहते हैं। तो हम क्या इसकी परिभाषा लेंगे कि 7 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति जो पढ़ व लिख दोनों सकते हों, साक्षर उसको कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खाली पढ़ सकता है उसे हम साक्षर नहीं कहेंगे, वो पढ़ना भी जानता और लिखना भी जानता हो। कई बार आपने देखा होगा हमारे घरों में हमारे माँ बाप जो है वो अपना नाम लिख लेते हैं, लेकिन उस लिखने का मतलब ये नहीं कि वो साक्षर है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाम नहीं लिख पाते हैं, तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम लिख पाते हैं या थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो जो दोनों श्रेणी में आएगा, पढ़ भी लेगा और लिख भी लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? साक्षरता दर। तो एट प्रेजेंट में जो टोटल भारत की जो साक्षरता दर है वो 75% से ऊपर है। लेकिन इसमें महिलाओं का प्रतिशत आज भी क्या है? कम है।
ये देखिए 64.6 और पुरुषों का कितना है 80.9। ये कम क्यों है? उसका रीजन आपको बता ही दिया कि समाज जो है वो पुरुषवादी समाज है और इसके अंदर क्या नहीं किया जाता, महिलाओं को जो है स्कूलों के अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है व्यवसायिक जो संरचना है। व्यवसायिक संरचना का मतलब हो गया हमारे पास जो है 3 प्रकार के जो है लोग होते हैं। कितने प्रकार के लोग होते हैं हमारे पास? 3 प्रकार के क्रिया करने वाले। एक क्षेत्र होता है प्राथमिक में लगे हुए लोग, एक होता है द्वितीयक, और एक कौन सा होता है हमारे पास? तृतीयक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के हमारे कितने क्षेत्रक हैं? 3। प्राथमिक कौन सी है? देखिए, जिसमें लोग कृषि में लगे हों, पशुपालन में या वृक्षारोपण में लगे हों, मछली पालन करते हो, खनन में लगे होते हैं, उसको तो क्या बोला जाता है? प्राथमिक। जो लोग उत्पादन करते हो, उत्पादन का मतलब भवन बनाते हो, क्या बनाते हो? द्वितीयक में देखो आप भवन बनाने वाले हैं, निर्माण करने वाले लोग आते हैं। और तीसरी में कौन आते हैं? जो लोगों को सेवा देते हो, परिवहन की सेवा हो सकती है, वो संचार देते हो, जैसे कि हम मोबाइल से बात करते हैं तो किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। बीमा कंपनियां जो होती हैं वो तीसरे क्षेत्र के अंदर आती, जिनको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी देश की जो जनसंख्या है, ये जो दूसरा और तीसरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर दूसरे और किस में लगी है? तीसरे में, तो इसका मतलब वो देश क्या है? विकसित राष्ट्र है। और जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में लग रही हो? प्राथमिक में, तो वो कौन सा है? विकासशील है। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो इससे मापी जाती है कि व्यवसायिक संरचना, यानी कि जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा अगर प्राथमिक में संलिप्त है तो क्या आ जाएगा? विकासशील। अगर वो दूसरे और तीसरे में है तो क्या आ जाएगा? विकसित। और यही तुलना अगर अमेरिका और भारत की करेंगे तो अमेरिका की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में लगी हुई है? दूसरे और तीसरे में, जबकि भारत की किसे में लगी हुई है? प्राथमिक में। तो ये बता रहा आपको, ये देखिए कि विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में काम करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देश में द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि विकासशील में कौन सी होती है? प्राथमिक होती है। तो भारत का कुल जनसंख्या का 64% वो किस पर निर्भर करता है? खेती पर निर्भर करता है। इसलिए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? कमजोर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। बहुत जरूरी हो जाता है। अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत अच्छी है और वहां का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो जन्म दर क्या होगी? ज्यादा, और मृत्यु दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये कब होगी? जब हम सुधार करेंगे किसमें? जन स्वास्थ्य में। जो संक्रामक जो बीमारियां हैं उनसे लोगों को बचाएंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनका आधुनिक तकनीक के द्वारा क्या करेंगे? इलाज करेंगे। और वो कब होगा? जब हम प्रति व्यक्ति कैलोरी की जो खपत होती है, एक व्यक्ति को जितना अन्न चाहिए, जितनी ऊर्जा चाहिए, उतना अगर हम उनको दें, कुपोषण का क्या ना होने दें, शिकार ना होने दें, उसको शुद्ध पीने का पानी दें, मूलभूत जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो उसको दें, तो इससे क्या होगा? जो जनसंख्या है उसका स्वास्थ्य क्या होगा? ठीक हो गया। और एक उच्च जनसंख्या नीति द्वारा इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किशोर जनसंख्या। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि जो आज का जो बच्चा है वो वयस्क का क्या होता है? पिता होता है। अगर हम हमारी जो किशोर जो जनसंख्या है अगर उसका अगर हम खास ख्याल रखेंगे, और ये कब से कब तक होती है? 10 से 19 वर्ष, क्योंकि आने वाली कार्यशील जनसंख्या यही है हमारी। और अगर इसका अगर हमने बहुत अच्छा ध्यान रखा तो देश के विकास में ये अपना क्या देंगी? योगदान देगी। उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो इनके अंदर जो पोषक तत्व है उनको पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए कि पोषक तत्वों की आवश्यकता जो बच्चों के अंदर जो है वो वयस्क से ज्यादा होती है, तो कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब ना हो, इनका विकास अवरोध ना हो, तो फिर हमें भारत में किशोर जो हैं उन बच्चों को भोजन क्या देना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में। जो किशोर जो बालिकाएं हैं उनके अंदर किसकी कमी ना हो? रक्त की कमी ना हो। किसकी कमी ना हो? महावारी के समय जो है रक्त की कमी हो जाती महिलाओं में, तो हमें उनको जो है आयरन की टेबलेट देनी चाहिए। तो विकास की प्रक्रिया में जो उनकी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ हमें क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। बहुत जरूरी हो जाता है किशोर जो बालिकाएं होती हैं। ये देखिए उन्होंने बताया है कि समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए शिक्षा के प्रसार के जरिए, और इसमें सुधार के द्वारा हम इन समस्याओं के प्रति क्या कर सकते हैं? जागरूकता बढ़ा सकते हैं। और इसी के तहत देश के अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है लागू की गई 1952 में। कई बार आ जाता है प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है वो कब लागू की गई? तो 1952 में। और कई बार ये पूछा जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके उद्देश्य यहां मैं बता रहा हूं आपको लिख करके कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो पहला जो इसका उद्देश्य था वो तो था
जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना। उनको क्या देना? निःशुल्क शिक्षा देना। एक तो ये था। दूसरी इसके अंदर क्या थी? जो शिशु की जो मृत्यु दर है उसको कितना लेके आना? प्रति 1000 पे 30 से कम। प्रति 1000 पे कितनी लेके आना? 30 से कम करना, कि मृत्यु दर को कम किया जाए। इसके बाद तीसरा था टीका रोधी अभियान चलाए जाएं। जो बच्चे जो होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे विषाणुओं के टीके लगाए जाते हैं जिनसे उनके अंदर वो बीमारियां ना हो। उसके बाद में नंबर 4 था लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाना। विवाह की जो आयु है उसको क्या करना? बढ़ाना, कि ये देखना कि 18 वर्ष से कम किसी भी लड़की की क्या ना हो? शादी ना हो। इसके अलावा परिवार नियोजन कि 2 से अधिक बच्चे ना हो। तो ये सारी की सारी राष्ट्रीय जनसंख्या जो हमारी नीति थी उसका प्रावधान था। उसके बाद बात आती है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी उसमें किशोरों के लिए क्या प्रावधान थे। जो हमारे किशोर हैं उनके लिए क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहला जो बात थी, पहले तो जो अवांछित जो गर्भधारण होता है और यौन संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती है उनके लिए किशोर और किशोरियों को क्या की जाएगी? संरक्षा की जाएगी। उसके लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और ये भी इसका उद्देश्य था कि उन्हें देर से विवाह करना चाहिए और देर से ही क्या करनी चाहिए? संतान की उत्पत्ति करनी चाहिए। असुरक्षित जो है यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। गर्भ निरोधक जो है सेवाएं जो उनकी पहुंच में होनी चाहिए कि वो खरीद पाए। और उनको जो है अच्छा जो है भोजन दिया जाएगा, उन्हें पोषणिक जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और बाल विवाह पर क्या होगी? रोक। ये सारे के सारे किशोरों के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में क्या किए गए थे प्रावधान। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी जो राष्ट्र है वहां के लोग उसके लिए बहुमूल्य संसाधन है और एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या की कार्यक्षम शक्ति ही क्या करती है? प्रदान करती है। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का समापन होता है। ये हम इसके अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है उनको देखें। तो फर्स्ट है कि निम्नलिखित में किसी क्षेत्र प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है तो परिवर्तन कहाँ आएगा? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में आ जाएगा। प्रवास अगर होगा तो जहां आ रहे हैं वहां बढ़ जाएगी, जहां से आए हैं वहां क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहां प्रस्थान करने वाले जिससे आ रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बच्चों का क्या होगा? जन्म दर क्या होगी? अच्छी होगी। उच्च क्या होगा? जन्म दर हमारी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप इसको। दोबारा जो है मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए आप कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है? जन्म दर जो है हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। सेकंड थर्ड हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि के परिणाम को दर्शाता है? कौन सा दर्शाएगा बेटा? ध्यान से देखिए आप। प्रति वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। उसके बाद है 2011 की जनसंख्या के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है? अभी बताया था आपको, जिसकी उम्र 7 वर्ष हो और जो हर भाषा को क्या कर सकता हो? पढ़ और लिख सकता हो। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताए थे जन्म दर है, मृत्यु दर है और क्या था? प्रवास। उसके बाद में भारत के अंदर 1981 से जनसंख्या वृद्धि कम क्यों रही है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को ये बता दोगे आप बिल्कुल। तो आयु संरचना क्या होती है कि किसी भी देश की जनसंख्या को हम 3 आयु वर्ग में बांटते हैं। 0 से लेकर के 15, 15 से ऊपर से लेकर के 59 और 59 से ऊपर। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, तो बिल्कुल है। अभी मैंने बताया था जहां से लोग आ रहे हैं वहां जनसंख्या कम हो जाएगी, जहां वो जा रहे हैं वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के अंदर जो अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो कहाँ कब होती है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जब अंतर आ जाए। और जनसंख्या परिवर्तन कब क्या आता है? जब उसके स्वरूप में ही परिवर्तन आ जाता है। बूढ़े जो है या जवान जो है वो बूढ़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बच्चे जो है किस में आ जाते हैं? जवान में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कि जो व्यवसायिक संरचना और विकास में क्या संबंध है? व्यवसायिक जो संरचना होती है वो 3 प्रकार के व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में काम करने वाले लोग। और अगर दूसरे और तीसरे में अगर करेंगे तो इसका मतलब क्या? विकास वहां ज़्यादा है। उसके बाद है समस्त जो जनसंख्या वो लाभकारी कैसे होती है? देश के संसाधन का सही विकास करेंगे, नंबर 1। दूसरा, देश की रक्षा करेंगे, नंबर 2। नंबर 3, देश के लिए धन कमाएंगे। नंबर 4, देश की जो योजनाएं हैं उनको सफल करेंगे। और नंबर 5, जो बीमारियों के ऊपर खर्च होता है वो कम हो जाएगा, वो देश के विकास में लगेगा।
उसके बाद अभी मैंने चर्चा की थी आपसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, अभी बताई थी ना। 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को क्या देनी है, निःशुल्क शिक्षा। जो शिशु मृत्यु दर है उसको प्रति 1000 में कितना कम करना है, 30 तक लेके आना है। व्यापक स्तर पर हमें क्या करना है, टीकारोधी जो है कार्यक्रम चलाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। और परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्या किया जाएगा, सफल बनाया जाएगा। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का जो है समापन होता है। और आप सभी अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, लर्न करेंगे इनको। थैंक यू।